हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे बेटा, उस टॉपिक को हमने नाम दिया था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से आप इस टॉपिक को जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से कि इस टॉपिक से रिलेटेड रूल्स की जानकारी के बिना अगर आप सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब को लगाने में सब्जेक्ट से सुटेबल वर्ब को आप पुट इन कर रहे हैं या नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ नियमों पर चर्चा किया था। आज इस टॉपिक को हम यही पार्ट 3 में समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा, उससे रिलेटेड चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर की क्लास में स्वागत है। हमने जिन रूल्स पे बात किया था उन रूल्स को आगे बढ़ाते हुए अगर हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करें बेटा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, कोई नंबर प्लूरल में दिया गया है और वो क्या बता रहा है, एक बंधी हुई रकम को या एक बंधी हुई दूरी को, निश्चित दूरी को दिखाने वाला है, तो ऐसे अमाउंट या ऐसे सम के साथ वर्ब जो होगी बेटा वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो रूल क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है बेटा, प्लूरल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वो किसी सम को, किसी बंधी रकम को, रकम जानते हैं ना आप, रुपया पैसा, या किसी डिस्टेंस को दिखा रहा है, बंधी रकम को दिखाने वाला हो अथवा दूरी को दिखाने वाला हो, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। इफ द गिवन अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल या इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड इट इज शोइंग द सम और द डिस्टेंस, यदि वो एक बंधी रकम को, सम को या डिस्टेंस को दिखा रहा है, इट्स वर्ब विल ऑलवेज बी इन सिंगुलर, इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस पर चर्चा करते हैं। रूल मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वो किसी बंधी रकम या दूरी को दर्शा रहा है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल एंड इट इज शोइंग अ सम और अ डिस्टेंस, इट्स वर्ब विल बी सिंगुलर। कैसे, कुछ ऐसे की मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि 800 रुपीज, 800 रुपीज। अच्छा एक बात बताइए, 800 रुपए क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल में है, लेकिन 800 रुपए एक बंधी रकम को 800 रुपीज को शो कर रहे हैं, तो बताइए इज अ गुड अमाउंट का यूज करेंगे या आर अ गुड अमाउंट का यूज करेंगे? रूल क्या कहता है कि अगर एक बंधी रकम है तो आप वर्ब को सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा 5 माइल्स, 5 मील, बताइए वाज होगा कि वर होगा? फाइव माइल्स वाज और वर कवर्ड बाय राम। देखिए कहने के लिए तो 5 माइल्स है, 1 से जैसे ही 1 मील से 2 हुआ तो तुरंत प्लूरल मान दिया जाता है। आपको पता है कि एक सिंगुलर को दिखाता है, एक से ज्यादा जैसे होता है उसे हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। कहने के लिए तो 5 माइल्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये एक निश्चित दूरी को दर्शा रहा है, इस वजह से बेटा इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूल ही यही है कि इफ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड इट इज शोइंग अ सम और अ डिस्टेंस, इट्स वर्ब विल बी सिंगुलर। ठीक, तो आई होप कि आपको रूल समझ में आया हुआ होगा। देखिए 800 रुपीज इज लगा है, क्यों? 800 रुपए एक निश्चित रकम है, निश्चित रकम जब दिखाएगा तो सिंगुलर लगेगा। 5 माइल्स वाज लगा हुआ है, क्यों? 5 मील एक निश्चित दूरी है और जब निश्चित दूरी को दिखाएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया हुआ होगा। देखिए बेटा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ना इस वजह से जरूरी है कि आपके एकेडमिक में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो भी, चाहे वो सीबीएसई नॉर्म्स की मैं बात करूं, आईसीएसई की बात करूं या
एनसीईआरटी की बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर टॉपिक आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में मिलेगा और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ईरर वाले जितने भी सवाल आते हैं उन्हें सॉल्व करने में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया हुआ होगा। तो अगर हम अगले रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल पे चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूं तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 या 3 पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं, कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन भी आ जाए जिसे आप आई और वी के नाम से जानते हैं, सेकंड पर्सन भी आ जाए जिसे आप यू के नाम से जानते हैं, और थर्ड पर्सन में से कुछ आ जाए जिन्हें आप ही, शी, इट या दे के रूप में जानते हैं। इनमें से कुछ भी एक ही सेंटेंस में आता है, कोई भी 2 आ जाए, जैसे फर्स्ट सेकंड आ जाए या सेकंड थर्ड आ जाए या थर्ड फर्स्ट आ जाए, तो इनको यूज करने का जो पैटर्न होगा बेटा वो 2, 3, 1 होगा। अर्थात एक सेंटेंस ऐसे समझिए, पहले इस रूल की ही चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा मैं, तुम और वह। हिंदी में देखिए, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन और वह मतलब थर्ड पर्सन। अगर आपको चार्ट याद है तो आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश में हम ऐसे ही इसको आई, यू और ही या शी तो कह नहीं देंगे। अगर हमने ऐसा कहा तो हमने यूज किया 1, 2, 3 पैटर्न को। हिंदी में भले ही वो कैसे दिए हों, जब आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा 2, 3, 1 रूल को ही फॉलो करेंगे। 2, 3, 1 रूल के हिसाब से कैसे बनेगा? सेकंड पर्सन पहले ढूंढिए यू, थर्ड पर्सन में आइए ही या शी, तब आइए फर्स्ट पर्सन में आई। ठीक, तो हिंदी में भले ही मैं, तुम और वह लिखा हो, इंग्लिश में आप आएंगे तो 2, 3, 1 रूल को ही फॉलो करेंगे। यही है बेटा आपका 2, 3, 1 रूल। ठीक, कई बार इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बात क्या कर रहा था कि अगर एक ही सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउन आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे। अगर एक ही सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउन आ जाते हैं तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को, फिर किसको? थर्ड पर्सन को, फिर किसको? फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। ऐसी स्थिति में वर्ब कैसा होगा ये जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंत में क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का भी यूज करते हैं। ठीक, चलिए 2, 3, 1 रूल पे एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा मैं, तुम और वह बाजार गए। सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए, कहने के लिए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन रूल क्या है? 2, 3, 1। 2 पे क्या आएगा बच्चों बताइए? यू। 3 पे क्या आएगा? ही। शी भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं है वहाँ का जेंडर कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है। यू, ही या शी। एंड आई वेंट मार्केट। ठीक, तो हमेशा से 2, 3, 1 रूल को ही फॉलो करेंगे। एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो आप हमेशा उनको लिखने के लिए 2, 3, 1 रूल को फॉलो करेंगे। कभी अगर ऐसा हो गया कि केवल 2 आ गया और 1 आ गया तो आप 3 को मत लिखिए, 2, 1 लिखिए। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 और 3 ही आएंगे, ठीक, तो 1 को मत लिखिए। हमेशा से 2, 3, 1 को ही फॉलो करना है। 2 नहीं आया तो 3, 1 पे चलिए, 3 नहीं आया तो 2, 1 पे चलिए, 1 नहीं आया तो 2, 3 पे चलिए, लेकिन पैटर्न यही होगा 2, 3, 1 पैटर्न। ठीक, तो एक ही सेंटेंस में अगर तीनों प्रकार के प्रोनाउन हैं तो बेटा हमने जाना कि एक सेंटेंस में तीनों पर्सन है। इफ अ सेंटेंस हैज 3 पर्सन्स एज ए सब्जेक्ट, ठीक, द पैटर्न विल बी या द राइटिंग पैटर्न विल बी 2, 3, 1। तो आई होप कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की चर्चा करते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं और
THE द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग दोनों के साथ अलग अलग हुआ है, तो इसका मतलब कि वो दोनों सब्जेक्ट एक व्यक्ति ना होकर अलग अलग हैं, और इसका मतलब कि उनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। एक रूल मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल में बताया था कि अगर दो विशेषताएं एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं, ऐसे मानिए कि किसी का होटल है, वही ओनर है और वही क्या कर रहा है, वहां पर एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े ब्रांचेस जब बड़े बड़े होटल चेन खुलते हैं तो वो क्या करते हैं कि ओनर उनका एक ही ग्रुप या एक ही पर्सन होता है और हर उनके ब्रांच का मैनेजर अलग अलग होता है। कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि जो ओनर है वही मैनेजर है, तो मैंने बताया था ऐसी स्थिति में दा केवल एक के साथ यूज होगा। लेकिन अगर एक सेंटेंस दिया गया है उसमें दो व्यक्तियों की बातें की जा रही हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो ऐसा लगने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि दो जो एडजेक्टिव यूज किए गए हैं या दो इंडिकेटर नाउन्स जो यूज किए गए हैं उनको दर्शाने के लिए उनके साथ, दोनों के साथ दा का आना अनिवार्य है। तो रूल क्या कहता है, इफ दा इज अप्लाइड विद मोर देन वन सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस में दा का प्रयोग एक से अधिक सब्जेक्ट के साथ किया गया है या एक से अधिक, एक तरीके से कह लीजिए विशेषता बतलाने वाले शब्दों के साथ किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वर्ब ऑलवेज बी इन प्लूरल। तो मैंने क्या बताया कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो, दा दोनों के साथ आए, ठीक, दो व्यक्ति हों और डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो दोनों के साथ आए, ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा बेटा क्या होगी, प्लूरल। इफ अ सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ कम्स विद द वर्ब विल बी प्लूरल। कैसे, जैसे मैंने कहा द ओनर एंड द मैनेजर, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ओनर है वही मैनेजर है, ठीक, तो एक दा लगेगा शुरुआत में, एक दा नहीं लगेगा, द ओनर एंड मैनेजर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया द ओनर एंड द मैनेजर, अगर दोनों के साथ दा का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब अब ओनर कोई और व्यक्ति है और मैनेजर कोई और व्यक्ति है। कैसे जानेंगे सर, ऐसे जानेंगे बेटा कि दा दोनों के साथ यूज होगा। अब बताइए आर कमिंग होगा या इज कमिंग होगा, तो अगर बेटा दा दोनों के साथ लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब नहीं होगी। ठीक, रूल क्या कहता है, फिर से सुनिए, एक ही सेंटेंस में दो दिए हों नाउन और दोनों नाउन के साथ दा का प्रयोग हुआ हो, इफ अ सेंटेंस हैज टू नाउन्स एंड डेफिनेट आर्टिकल इज अप्लाइड विद बोथ, दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल, तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होगी। आपके सामने एक एग्जांपल लिख के मैंने दिखाया हुआ है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा द सिंगर एंड द राइटर। अब बेटा गाने वाला अलग है और लिखने वाला अलग है, तो बताइए वाज या वर अब्सेंट, कौन अनुपस्थित था, सिंगर भी था और राइटर भी था, दो नाउन हैं, दोनों के साथ दा लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो मेरे भाई वर का यूज होगा, वर प्लूरल को लेके आता है, इस वजह से यूज होगा, वाज का यूज आप नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे बच्चे जो अभी अभी चैनल से जुड़ रहे हैं, बच्चों प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं इंग्लिश ग्रामर की, विशेषकर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का, क्योंकि ये तीसरा और लास्ट पार्ट है, तो इसे देखने के साथ साथ सेकंड और फर्स्ट पार्ट पे भी निगाह रखिए, इस वजह से कि भैया आगे आप जुड़ रहे हैं बीच में या बाद में, और शुरुआत की चीजें अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो आपका नुकसान होगा। चलिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के लास्ट रूल की मैं बात कर लेता हूं। अगर दो सब्जेक्ट बेटा एज वेल एज के साथ जोड़े गए हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इफ, नेक्स्ट रूल की मैं बात करता हूं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर joined with as well as the verb will follow the first subject या the former verb, the first subject या the former one,
ठीक, तो पहले वाले सब्जेक्ट को वर्ब फॉलो करेगा। फिर से सुनिए रूल क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों को जोड़ा गया है बेटा एज वेल एज के साथ। ठीक, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों को एज वेल एज के साथ जोड़ा गया है, तो जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कहने का मतलब कि अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, और यदि पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स। अब बताइए वाज होगा कि वर होगा? भैया देखना क्या है, एज वेल एज से जोड़े गए हैं, दोनों सब्जेक्ट में आने वाला वर्ब जो होगा ऐसे सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। क्योंकि राम सिंगुलर है इस वजह से बेटा यहाँ वाज का यूज होगा, अगर आपने वर का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो रूल क्या है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एज वेल एज द वर्ब फॉलो द फॉर्मर वन। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा हिज ब्रदर्स एज वेल एज मोहन। अब आप बताइए बच्चों कि इज का यूज मैं करूं कि आर का मैं यूज करूं, जल्दी जल्दी बताइए। रूल अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने आपको बताया, तुरंत बताइए। मैंने आपको रूल में क्या बताया, एज वेल एज से जोड़े गए हैं, दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आएगी, ये तो रूल है। तो पहला वाला अनुसार अर्थात हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स सिंगुलर हुआ, प्लूरल प्लूरल हुआ, प्लूरल में एज लगता है कि आर लगता है, आर लगता है, तो सेंटेंस सही क्या होगा, हिज ब्रदर्स एज वेल एज मोहन आर प्लेइंग हॉकी। रूल ये था बेटा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज द वर्ब विल फॉलो द फॉर्मर वन, या द वर्ब विल फॉलो फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करने का मतलब है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब आएगी। आपको पता है कि वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही यूज होती है। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप कि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख रखा है, और अगर नहीं देखा है तो फटाफट भाग के जाइए और प्लेलिस्ट से फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख कर आइए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के नाम से वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के प्लेलिस्ट में है, और उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तीनों पार्ट्स को मिलाकर हमने लगभग 12 से 15 नियमों पर चर्चा किया है, और इतने इनफ हैं आपके लिए प्रारंभिक स्तर पर चीज़ों को जानने के लिए। मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश की क्लासेस 2 स्तर पे चलेंगी। पहले हम प्रारंभिक स्तर पे चीज़ों को समझेंगे, जब हम फर्स्ट स्टेप की चीज़ों को जान लेंगे, जब हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो हम आगे एडवांस पे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप अपने इस जर्नी को, इस एजुकेशनल जर्नी को हमारे चैनल के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ, और जिन्होंने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जरूरी सूचना क्या है कि मैंने आपको बताया था लास्ट में पिछले वीडियो के बाद कि हम अपने जूनियर्स के लिए, अपने छोटे नन्हे मुन्ने सिपाहियों के लिए 6th 7th 8th के विद्यार्थियों के लिए जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम ऐसी क्लासेस को अलग प्लेलिस्ट में जगह देंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये जो 5th स्टैंडर्ड से प्लस के हैं, मेरा प्रयास है कि हम 6 to 12 एक बार कवर करें, उसके बाद कॉम्पिटिटिव की वीडियोस भी धीरे धीरे आती रहेंगी। जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर सेक्टर के बच्चे हैं, जो हमारे हायर सेकेंडरी के हैं, सेकेंडरी के हैं, इन पे चर्चा करना आवश्यक है, इन पे, इनकी पढ़ाई पे ध्यान देना आवश्यक है। यही बेस है बेटा, एक बार अगर बेस मजबूत हो गया तो आगे आप बेहतर पढ़ पाएंगे। ठीक, तो हमारे जूनियर्स के लिए क्लासेस जल्द स्टार्ट हो रही हैं। पर्टिकुलर मैथ्स की क्लासेस और इंग्लिश की भी क्लासेस, उनके स्तर की 6th 7th 8th के स्तर की क्लासेस जल्दी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और हमें ऐसा ही बहुत सारा प्यार देते रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।